हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ यानी हिंदू विधि की जो शाखाएं हैं, जो स्कूल्स हैं, उनको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियो लेक्चर से हमने हिंदू लॉ के लेक्चर्स को स्टार्ट किया है। पिछली वीडियो में हमने हिंदू लॉ का इंट्रोडक्शन और हु इज़ हिंदू, हिंदू कौन है, हिंदू लॉ विधि जो है, जो हिंदू लॉ है वो किन किन लोगों पर लागू होता है, ये सब हमने बहुत अच्छे से केस लॉ के साथ डिस्कस किया था। और आज ये जो है, ये हमारा दूसरा लेक्चर है हिंदू लॉ पर। तो आज की वीडियो में हम इसके स्कूल्स डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि हिंदू लॉ के नोट्स तैयार हो चुके हैं, जो हिंदी लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। अगर आपको हिंदू लॉ के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 100 रुपीज़ में हिंदू लॉ के नोट्स ले सकते हैं। नोट्स पीडीएफ फॉर्म में है, जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं, और सिंपल लैंग्वेज में है, जिसमें आपको हिंदू लॉ के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें अपने आज के टॉपिक की, तो आज का टॉपिक है स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के स्कूल्स की अगर हम बात करें तो स्कूल्स को जानने से पहले ये समझिए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में समझा था, कि जो हिंदू लॉ है, जो हिंदू विधि है, वो सभी हिंदूज पर लागू होती है, जिसमें आपके जैन भी आते हैं, सिख, बौद्ध, ये सब धर्म के लोग भी आते हैं जिनको हिंदू माना जाता है, और वो हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं। तो हिंदुओं के जितने भी ज़्यादातर मैटर्स में अगर डील करने की हम बात करें तो पहले टाइम पे कोई एक्ट, कोई अधिनियम नहीं होते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम में चेंजेस आते चले गए, बहुत सारे एक्ट बना दिए गए हैं। जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हमने, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कि 4 जो हैं वो एक्ट बना दिए गए हैं हिंदू लॉ से रिलेटेड, जिसमें आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955, एक है आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, एक है आपका हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट, वो भी 1956 का है, और एक है हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट, वो भी 1956 का है। तो इस तरीके से ये 4 मेन इम्पॉर्टेंट जो एक्ट हैं वो बना दिए गए हैं, जिसमें से हिंदुओं के जो ज़्यादातर मैटर्स हैं वो डील करते हैं, और ज़्यादातर जो मैटर्स हैं वो इन्हीं एक्ट से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे अगर हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो इससे मैरिज में, या जो भी जुडिशियल सेपरेशन है, या जो भी डाइवोर्स वगैरह के जो भी डिस्प्यूट होते हैं, वो सब हिंदू मैरिज एक्ट में उसके ग्राउंड दिए गए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उनको सॉल्व किया जाता है। अगर बात करें सक्सेशन की, तो वो हिंदू सक्सेशन एक्ट से गवर्न होते हैं, जो सक्सेशन के मैटर होते हैं। एडॉप्शन, गार्जियनशिप या मेंटेनेंस, और भी जितने इम्पोर्टेंट जितने भी मैटर्स हैं हिंदूज़ के, ज़्यादातर वो सब इन एक्ट से कवर हो जाते हैं। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट, जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं या जो भी मैटर्स बताए हैं, ये सब ज़्यादातर इन 4 एक्ट से कवर हो जाते हैं। और ये जितने भी एक्ट हैं ये सब कोडिफाइड एक्ट हैं, यानी कि इन सब में सेक्शंस दिए गए हैं। ये भी हमने पिछली वीडियो में समझा था कि इनमें सेक्शंस दिए गए हैं 30 करके, किसी में 30 सेक्शन है, किसी में 13 है, 31 है। तो इस तरीके से इनमें सेक्शंस दिए गए हैं। अब लेकिन देखिए, इन सब मैटर्स के अलावा, जैसे मैरिज है, अडॉप्शन है, गार्जियनशिप है, ये तो सब ठीक है, ये सब इन्हीं एक्ट से गवर्न हो जाते हैं। लेकिन हिंदूज़ में कुछ मैटर ऐसे भी होते हैं जो इन 4 एक्ट के अंदर नहीं आते हैं। मतलब कुछ एरियाज़ अभी भी अगर बच जाते हैं, कुछ मैटर्स बच जाते हैं जो अनकोडिफाइड है, जिनके बारे में अभी कोई लॉ नहीं बनाया गया है, जो बिल्कुल असंहिताबद्ध है। तो इसका मतलब है कि उनके लिए अभी कोई लॉ नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, कोई कोड नहीं बनाया गया है। तो इसका मतलब क्या है, उन मैटर्स को किससे देखा जाता है? तो ऐसे मैटर्स को डील करने के लिए देखा जाता है हिंदू लॉ के आपके स्कूल्स की। तब स्कूल्स जो हैं वो आपके एग्जिस्टेंस में आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पार्टीशन। जो पार्टीशन है, जो विभाजन है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मिताक्षरा या दाय भाग में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको काम में लिया जाता है। तो पार्टीशन एक ऐसा ही टॉपिक है, एक ऐसा ही मैटर है जिसमें मिताक्षरा और दाय भाग को काम में लिया जाता है। 2 स्कूल्स हैं, मिताक्षरा हिंदू लॉ का और एक दाया भागा, तो उन 2 को तभी काम में दिया जाता है। तो जहाँ कोई लॉ ना बना हो और वहाँ इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, किसकी? मिताक्षरा की भी और दया भागा की भी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो दोनों ही स्कूल्स हैं हिंदू लॉ के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 स्कूल्स हैं, मिताक्षरा और दया भागा, इनकी इम्पोर्टेंस तब बढ़ती है जब आपके पास कोई कोडिफाइड लॉ नहीं होता है। जैसे हमने चारों एक्ट पढ़े, चारों एक्ट में ज़्यादातर मैटर्स डील हो जाते हैं, ज़्यादातर जो पॉइंट है वो सब निकल आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी भाग बच जाते हैं जिनके लिए अभी तक कोई भी कोडिफाइड लॉ नहीं बना है।
तो मिताक्षरा और दया भागा का जो यूज़ है वो तभी होता है, और ये दो मेजर स्कूल्स हैं हिंदू लॉ के जिनके बारे में हमें देखना पड़ता है। अब मिताक्षरा और दया भागा की अगर बात करें तो अलग अलग दोनों स्कूल्स हैं। अब देखिए, जहाँ पर आपके लिए कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है वहाँ पर ज़्यादातर आप किस चीज़ का सहारा लेते हो, आप कस्टम्स को देखते हो, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हो। तो इसी तरीके से हम जो भी मैटर, जो भी एरिया है, उनके लिए मिताक्षरा और दया भागा को फॉलो किया जाता है। अब अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों वास्तव में कोई स्कूल नहीं है, ना तो मिताक्षरा स्कूल है और ना ही दया भागा कोई स्कूल है। वास्तव में ये जो है वो एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है ना, एक फिलॉसफी है, जो मिताक्षरा भी है और जो दया भागा भी है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए इंडिया में देखिए, हर किसी के अपने अपने कस्टम्स होते हैं, हर किसी के अपने अपने रीति रिवाज, अपनी अपनी परंपराएं, अपने अपने ट्रेडिशंस होते हैं। जैसे अगर कोई हिंदू है तो उसके कस्टम्स अलग होंगे, दूसरा व्यक्ति भी हिंदू है तो उसके अपने कस्टम अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि दो लोग अगर हिंदू हैं तो उन दोनों के कस्टम एक ही जैसे हों, अलग अलग भी हो सकते हैं दोनों के कस्टम। तो उसी के हिसाब से किसी की अपनी क्या आइडियोलॉजी है, किसी की अपनी क्या सोच है, क्या फिलॉसफी है, इसी के बेस पर बांटा गया है इन दो स्कूल्स की, ठीक है ना। कुछ लोग जो एक सोच के रहे तो वे मिताक्षरा में चले गए, और कुछ लोगों की सोच जो है तो हिंदू ही, बट उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, उन्होंने दया भागा को फॉलो किया। तो इसी हिसाब से यहाँ पर जो है मिताक्षरा और दया भागा दो स्कूल ना होकर दो आइडियोलॉजी या दो सोच है। अब अगर हम मिताक्षरा की पहले बात कर लेते हैं, अभी इनको एक एक करके हम डिस्कस करें, बट पहले इसकी उपशाखाएं देख लेते हैं। तो अगर बात करें मिताक्षरा की उपशाखाएं यानी इसके सब स्कूल्स की, मिताक्षरा और दया भागा को अच्छे से डिस्कस करने से पहले इनके उपशाखाएं देख लेते हैं। तो मिताक्षरा को अगर हम डिवाइडेशन में देखें तो ये जो स्कूल है इसमें 4 और अलग से सब स्कूल्स दिए गए हैं। पहला है वाराणसी उपशाखा, दूसरा है मिथिला, तीसरा है महाराष्ट्र या बम्बई उपशाखा, और चौथी है द्रविड़ या मद्रास उपशाखा। ये चारों ही उपशाखाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये मिताक्षरा स्कूल से ही निकली हैं। खैर, हम इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मिताक्षरा स्कूल और दया भागा स्कूल। तो अब हम इन्हीं को यहाँ सर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिताक्षरा स्कूल की। अगर हम बात करें मिताक्षरा स्कूल की तो मिताक्षरा स्कूल एक विज्ञानेश्वर नाम के एक स्कॉलर थे 20th सेंचुरी में, यानी 12वीं शताब्दी में विज्ञानेश्वर नाम के एक स्कॉलर थे, एक विद्वान थे। उन्होंने एक स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति को पढ़ा। अब जैसे हिंदू लॉ में कई सारे सोर्सेज होते हैं, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिनमें स्मृति भी एक सोर्सेज होती हैं। उसी में से बहुत सारी स्मृतियाँ होगी, जैसे आपने सुना होगा मनु स्मृति है, नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है। तो उसी में से एक याज्ञवल्क्य स्मृति है जिसको पढ़ा विज्ञानेश्वर ने, और उसको पढ़कर, उस याज्ञवल्क्य स्मृति को पढ़कर उन्होंने जो भी अपने विचार रखे, जो भी उन्होंने कमेंट्रीज दी, जो भी उन्होंने अपने लेक्चर्स दिए, उन्हीं को इकट्ठा करके कहा गया है मिताक्षरा। उसी को हम मिताक्षरा स्कूल निकलकर, उन्हीं के विचारों से, उन्हीं की कमेंट्रीज से निकलकर आया है। तो जो विज्ञानेश्वर हैं, जो बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने पहले याज्ञवल्क्य स्मृति को पढ़ा, उस पर उन्होंने अपनी जो भी कमेंट्रीज दी हैं, जो भी अपने विचार रखे हैं, उन्हीं से निकल कर आया है आपका मिताक्षरा स्कूल। सिर्फ आपको इतना समझना है। अब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मिताक्षरा स्कूल है उसमें विज्ञानेश्वर का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने ही इस स्कूल को, इस शाखा को प्रतिपादित किया है। और अगर हम बात करें मिताक्षरा स्कूल की तो ये जो स्कूल है ये आपका असम को छोड़कर, यानी असम क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत पर इसका विस्तार है, पूरे भारत पर ये लागू है। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिताक्षरा का पालन करते हैं। जब कोई भी मैटर, हिंदूज़ का कोई भी मैटर कोडिफाइड लॉज में जो भी दिए गए हैं पॉइंट्स, जैसे कि आपका हिंदू मैरिज एक्ट है, सक्सेशन एक्ट है, एडॉप्शन एक्ट है, या गार्जियनशिप माइनॉरिटी एक्ट है, उनसे अगर कोई मैटर डील नहीं हो पाता है, या कुछ ऐसे भी मैटर्स हैं जो अनकोडिफाइड भी चीज़ों से डील करते हैं, जिनके लिए कोई लॉ नहीं बनाया गया हिंदुओं में, तो फिर वहाँ पे हम इन दो स्कूल के हिसाब से देखते हैं कि क्या उनका जो रिजल्ट है वो निकलता है। मिताक्षरा के बाद दूसरी शाखा आपकी आती है दया भाग। दया भागा जो अगर शाखा है, जैसे स्कूल है, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे हमने अभी विज्ञानेश्वर के बारे में बात की है। इसी तरह से दया भागा स्कूल में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है जीमूतवाहन का। जीमूतवाहन ने क्या किया, जिस तरीके से विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति को पढ़ा और उस पर जो भी अपनी कमेंट्रीज दी, जो भी अपने विचार दिए, उसी से बनता है आपका मिताक्षरा स्कूल। ठीक इसी तरह से दया भागा स्कूल भी आपका इसी से बनकर सामने आया है।
जिस तरह से याज्ञवल्क्य स्मृति को पढ़कर विज्ञानेश्वर ने जो भी अपने विचार रखे हैं वहीं से मिताक्षरा स्कूल निकल कर आया है, इसी तरीके से जीमूतवाहन ने याज्ञवल्क्य स्मृति की बजाय पढ़ी थी मनुस्मृति। मनुस्मृति और मनुस्मृति को पढ़कर उन्होंने जो भी अपनी कमेंट्रीज दी हैं, जो भी अपने विचार दिए हैं, उसी से दयाभागा स्कूल निकल कर आया है। तो इस तरीके से कुछ लोगों ने मिताक्षरा की फ़िलॉसफी को फॉलो किया है और कुछ लोगों ने दयाभागा की फ़िलॉसफी को फॉलो किया है। तो जीमूतवाहन के निबंध दयाभाग मतलब यहीं से निकल कर आया है, जो उन्होंने मनुस्मृति को पढ़कर जो भी अपने विचार दिए हैं। और अगर हम बात करें दयाभागा के प्रभाव की, तो ये कहाँ कहाँ पर लागू है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि मिताक्षरा जो है वो असम को छोड़कर पूरे भारत में लागू है, लेकिन दयाभागा सिर्फ बंगाल और असम के क्षेत्र में लागू है। बाकी सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो मिताक्षरा का है। तो अगर हम मैक्सिमम हिंदूज़ के जो मैटर होते हैं वो एक्ट से डील हो जाते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, लेकिन अभी भी बहुत सारा पार्ट है जिनमें हम मिताक्षरा और दयाभागा को फॉलो करते हैं। लेकिन बहुत सारे पार्ट्स के लिए इन स्कूल की रेलेवेंसी जो है वो अब धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो गई है। अब इनका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस, इतना ज़्यादा महत्व नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास हिंदू सक्सेशन एक्ट आ गया है। अब ये जो एक्ट है ये सभी हिंदुओं के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये तो हम जानते ही हैं, चाहे वो मिताक्षरा को फॉलो करता हो, चाहे वो दयाभागा को फॉलो करने वाला हिंदू हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिताक्षरा स्कूल ये कहता है कि एक जो लड़की है, एक जो डॉटर है, एक जो पुत्री है, वो अपने फैमिली की जो जॉइंट फैमिली होती है उसकी प्रॉपर्टी में को पार्टनर नहीं होगी। अब को पार्टनर का मतलब क्या है? को पार्टनर का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होता है और जो उस प्रॉपर्टी में के विभाजन के लिए वाद ला सकता है, उसको बोलते हैं को पार्टनर। तो मिताक्षरा विधि ये बोलती है कि लड़की जो है वो प्रॉपर्टी में को पार्टनर नहीं होगी। लेकिन अगर हम हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग देखें, हम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को देखें, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि बेटी भी अब प्रॉपर्टी में को पार्टनर होती है। इस तरह से हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है ऐसे मामलों में अप्लाई होगा, चाहे कोई हिंदू जो है वो मिताक्षरा को फॉलो करता हो या दयाभागा को फॉलो करता हो। तो आज के टाइम की अगर हम बात करें, दोनों ही स्कूल का जो महत्व है, दोनों की ही इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। हालांकि जो एरिया अभी भी बचा हुआ है, जिसके बारे में अभी कोई लॉ नहीं बना है, जो अनकोडिफाइड जितने भी मैटर्स हैं, उन सब में इन दोनों स्कूल्स को जो है वो फॉलो किया जाता है, इन सब को अपनाया जाता है। लेकिन फिर भी रेलेवेंसी के हिसाब से अब इनका इतना जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं रही है। अब दोनों स्कूल्स को पढ़ने के बाद, दोनों आइडियोलॉजीज़ को पढ़ने के बाद हम के डिफरेंस को जान लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहले मिताक्षरा दयाभागा के सबसे जो इम्पोर्टेंस जो इनमें डिफरेंस है वो है इनके प्रचलन का। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो मिताक्षरा है वो पूरे इंडिया पर लागू होता है, मतलब ज़्यादातर जो है जो भी हिंदूज़ हैं वो अपने मिताक्षरा के अकॉर्डिंग ही अपने मैटर्स को डील करते हैं। लेकिन जो दयाभागा है वो केवल बंगाल और असम में प्रचलित है, मतलब वहीं पर इसकी रेलेवेंसी है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो इनके प्रचलन का हो गया। दूसरा है मिताक्षरा जो है वो एक ट्रेडिशनल पद्धति है, एक इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस आपको मिलेंगे। बट अगर हम दयाभागा की बात करें तो ये जो है ये एक अमेंडेड पद्धति है, एक संशोधित पद्धति है। तीसरा है टीका के हिसाब से। टीका के हिसाब से भी दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि अगर हम बात करें मिताक्षरा की, तो ये याज्ञवल्क्य स्मृति पे जो भी विचार दिए थे विज्ञानेश्वर ने, वहाँ से निकल कर आया है। जबकि अगर बात करें दयाभागा की, तो ये जो है ये किससे निकल कर आया है? मनुस्मृति पे, जो जीमूतवाहन ने अपने विचार दिए थे। तो एक तरह से बहुत सारी जो सार वगैरह उन्होंने अपने दिए थे उनको इकट्ठा करके ही दयाभागा स्कूल बना है। अच्छा, जो चौथा राइट है, मतलब चौथा जो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पे चौथा डिफरेंस ये है कि मिताक्षरा में प्रॉपर्टी के अधिकार को लेकर और दयाभागा में भी, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे मिताक्षरा में जन्म से ही प्रॉपर्टी पर जो है वो अधिकार बताती है, इसलिए जो आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, जो पैतृक संपत्ति होती है, उसमें जो बेटा होता है वो पिता के साथ ही सहस्वामी होता है। मतलब बेटा जो है वो पिता के साथ प्रॉपर्टी में को ओनर माना जाता है मिताक्षरा के अकॉर्डिंग। बट अगर दयाभागा की बात करें तो इसमें जो प्रॉपर्टी का राइट होता है वो पिता की मृत्यु के बाद उत्पन्न होता है। मतलब जो बेटा होगा वो पिता की जीवन में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं रखता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है दोनों में।
नेक्स्ट है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का राइट। अब मिताक्षरा ये मानती है कि पिता का जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का राइट है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, वो बहुत ही ज़्यादा सीमित है। जो बेटा है वो पिता के विरुद्ध भी बंटवारे का दावा कर सकता है। बट अगर बात करें दया भागा की, तो इसमें पिता को प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र करने का पूरा राइट होता है, और जो बेटा है वो पिता के जीवन में, उसकी लाइफ में बंटवारे आदि का, यहाँ तक कि भरण पोषण का भी दावा नहीं कर सकता। तो इस तरीके से दोनों स्कूल्स में कुछ पॉइंट्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्कूल्स हैं। हालांकि अब इनकी रेलेवेंसी इतनी नहीं रही है जितना कि पहले टाइम में थी, क्योंकि तब तक हमारे यहाँ पास कोडिफाइड लॉ नहीं बने थे। लेकिन जब से हिंदू लॉ को कोडिफाइड एक्ट से गवर्न किया जाने लगा, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो, अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट हो, या माइनॉरिटीज़ एंड गार्जियनशिप एक्ट हो, तो वो जब से एक्ट बने हैं तो ज़्यादातर मैटर्स जो हैं वो उन सभी एक्ट से डील होने लगे हैं। ज़्यादातर में उन्हीं को फॉलो किया जाता है, उन्हीं एक्ट के हिसाब से सारे मैटर्स को सॉल्व किया जाता है। बट अभी भी कुछ एरियाज़ जो नहीं सॉल्व हो पाते हैं या जिनका सॉल्यूशन उन एक्ट में नहीं है, जो अनकोडिफाइड एरिया रह गया है, उसको डील किया जाता है मिताक्षरा और दया भागा से। तो वास्तव में ये दोनों स्कूल ना होकर एक आइडियोलॉजीज़ हैं, एक सोच है, एक फ़िलॉसफी है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने हिंदू लॉज के स्कूल्स को पढ़ा, इनको अच्छे से समझा, इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये समझा। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन अच्छे से समझा था और हिंदू कौन है ये हमने अच्छे से समझा था। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदू लॉ के सोर्सेज को, तो चैनल पर जुड़े रहिएगा। सोर्सेज बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो भी प्राइमरी सोर्सेज हैं या एंशिएंट सोर्सेज हैं वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा, और आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। और अगर आपको इसके अलावा दूसरे एक्ट जो अभी तक हमने चैनल पे पढ़े हैं उनको आपको पढ़ना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर, मुस्लिम लॉ पढ़ना है तो आप मुस्लिम लॉ की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।